गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो अब जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं कौन सा है? सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो हम लोगों ने अभी इससे पहले रेसिप्रोकेटिंग पंप, वेरियस हाइड्रोलिक मशीन्स, टरबाइंस और इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट यानी 4 यूनिट लगभग खत्म कर लिए हैं। रेसिप्रोकेटिंग पंप में एक आर्टिकल रह गया है आपका एयर वेसल्स, और एयर वेसल्स को मैं अभी इसलिए रोके हुए हूं ताकि क्योंकि उस एक आर्टिकल में पूरे चैप्टर का आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तो मैं देख रहा हूं कि उसको सारे उसके साथ इकट्ठे कर लिया जाएगा, या फिर जैसा मुझे लगेगा कि टाइम के साथ जैसी जरूरत होगी तो उस तरह करेंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि जब उसको कराऊंगा तो फिर पूरा रेसिप्रोकेटिंग पंप एक बार पूरा फिर से रिवीजन हो जाएगा, तो आप लोगों को ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आज से हम लोग जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है सेंट्रीफ्यूगल पंप। क्लियर? ठीक है। तो सबसे पहले जब हम लोग अभी रेसिप्रोकेटिंग पंप पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं? रेसिप्रोकेटिंग पंप। यदि रेसिप्रोकेटिंग पंप हम लोगों के पास था ऑलरेडी, तो फिर सेंट्रीफ्यूगल पंप की जरूरत क्या पड़ गई? क्यों ऐसी जरूरत पड़ी कि हमें सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में सोचना पड़ा? पहली बात तो यही, ऑलरेडी हमारे पास रेसिप्रोकेटिंग पंप है, ठीक, तो हमें सेंट्रीफ्यूगल पंप की तरफ सोचने की जरूरत क्या पड़ गई? ठीक, तो हमें देखना पड़ा कि जो यदि एडवांटेज देखे जाएं, क्या देखते हैं हम लोग? सबसे पहले एडवांटेजेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप के यदि एडवांटेज देखते हैं तो सबसे पहले यदि मैं देख रहा था रेसिप्रोकेटिंग पंप में, तो रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या दे रहा था? रेसिप्रोकेटिंग पंप गिव्स लो फ्लो रेट। क्या कर रहे थे रेसिप्रोकेटिंग पंप? इनका जो फ्लो रेट था वो बहुत कम था। क्यों? क्योंकि इनका फ्लो रेट में मोस्टली डिपेंड किस पे कर रहा है? आपकी जो सिलेंडर है उसके साइज पर। रेसिप्रोकेटिंग पंप का रियल में आपका जो फ्लो रेट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है कि आपका सिलेंडर कितना बड़ा है, ठीक। तो आप एक बहुत बड़ा सिलेंडर क्रिएट करेंगे तो उतना उसका साइज बढ़ता जाएगा, और साइज बढ़ेगा तो निश्चित तौर पे कॉस्ट भी बढ़ती चली जाएगी, और जितना बड़ा सिलेंडर होगा उतना ही आपको पिस्टन का भी साइज भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक। तो इस तरीके से क्या हो रहा था कि यहाँ पे यदि मैं अच्छे डिजाइन भी करना की कोशिश करता तो मुझे जरूरत के हिसाब से फ्लो रेट नहीं मिल रहा था, ठीक। जबकि मैं कह सकता हूं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप कैसे होते हैं? सेंट्रीफ्यूगल पंप gives more flow rate due to continuous motion, due to continuous rotation। अब बात करते हैं, यहां पे रेसिप्रोकेटिंग पंप है और जबकि मेरे पास यदि ये मान लीजिए सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ठीक। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या होने वाला है? यहां पे आपकी केसिंग से वाटर लगातार क्या करने वाला है? फ्लो करने वाला है, ठीक। तो कॉन्टिन्यूअसली आपको वाटर मिलने वाला है और ज्यादा फ्लो रेट के साथ मिलेगा, ठीक। एक एडवांटेज तो यही है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या करते हैं? ज्यादा मास फ्लो रेट देते हैं और कैसा? कॉन्टिन्यूअस देते हैं। जबकि रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्या होने वाला है? जो फ्लूइड का मास फ्लो रेट है वो कैसा है? सिलेंडर डिपेंडेंट है, बहुत छोटा होता है, बहुत थोड़ा मिलता है, ठीक है। क्लियर? बहुत थोड़ा मिलता है। और एक चीज और इसमें है कि इसमें यदि सिंगल स्ट्रोक आपने यूज किया, इफ सिंगल स्ट्रोक देन सप्लाई कैसे आने वाली है आपकी? इंटरमिटेंट होती है। इसकी सप्लाई कैसी होती है? इंटरमिटेंट मतलब आपने देखा होगा कर्व में, आपको एक साइकिल में सक्शन के दौरान कुछ नहीं मिलता, फिर इसके बाद डिलीवरी स्ट्रोक आता है, फिर सक्शन स्ट्रोक आएगा, फिर डिलीवरी स्ट्रोक आएगा जिसमें आपको कुछ मिलेगा। तो इसकी जो सप्लाई है वो इंटरमिटेंट थी रेसिप्रोकेटिंग पंप की, यदि सिंगल स्ट्रोक यूज किया गया है। क्लियर? वहीं यदि डबल स्ट्रोक यूज करेंगे जरूर आपको मिल जाएगा, ठीक। तो यदि डबल स्ट्रोक होगा तो जरूर इसकी सप्लाई कैसी हो जाएगी? कॉन्टिन्यूअस हो जाएगी, ठीक। क्लियर? तो एक चीज तो ये हो गई कि आपको यहाँ पे मास फ्लो रेट भी कम मिलने वाला है, और यदि सिंगल स्ट्रोक है तो इंटरमिटेंट सप्लाई है। जबकि सेंट्रीफ्यूगल पंप में आपको कॉन्टिन्यूअस रोटेशन मिलेगा, तो मास फ्लो रेट आपको ज्यादा मिलने वाला है। क्यों? और कॉन्टिन्यूअस रोटेशन है तो कॉन्टिन्यूअस आपको सप्लाई भी मिलने वाली है। क्लियर? एक चीज। दूसरी तरफ यदि बात करें
कि यहां पे हम लोगों ने बात की थी एक्सेलरेशन इफेक्ट की, एक्सेलरेशन इफेक्ट की। रेसिप्रोकेटिंग पंप में हमने एक्सेलरेशन इफेक्ट की बात की थी जब हम लोगों ने इंडिकेटर डायग्राम ड्रॉ किया था। तो जनरली इंडिकेटर डायग्राम जो था वो तो इस तरीके से था, लेकिन मैंने कहा कि जो मेरा सिलेंडर है इस पे लगातार जो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन होता है वो वेरी करता है। यदि इसका वेलोसिटी और एक्सीलरेशन लगातार वेरी करता था तो पंप जो पाइपलाइन थी उसमें भी जो फ्लूइड बह रहा था उसका भी एक्सीलरेशन और वेलोसिटी क्या कर रही थी, वेरी कर रही थी। उसकी वजह से मुझे क्या मिल रहा था, जो रियल इंडिकेटर डायग्राम मिल रहा था वो ये नहीं होकर के कैसा दिख रहा था, वो कुछ इस तरीके का आ रहा था। ठीक है, कुछ ऐसा था, यानी ऐसा, ठीक है, ऐसा। इसने वर्क डन पे तो कोई इफेक्ट नहीं डाला, एक्सेलरेशन इफेक्ट ने वर्क डन पे तो कोई, जितना वर्क डन उसे पहले चाहिए था उतना ही चाहिए था, लेकिन इसने क्या कर दिया, इसने हमारे कैविटेशन इफेक्ट को बढ़ा दिया था। क्या कर दिया था, इनलेट पे जो कैविटेशन इफेक्ट था वो क्या था, उसकी चांसेस बढ़ गए थे। ठीक, तो यहां पे आपका जो पंप था इस पे डिपेंड करते हुए हम लोगों ने देखा था, एक आरपीएम भी मैंने कैलकुलेट की थी कि इससे ज्यादा आप पंप को रन नहीं कर सकते। यानी इसकी स्पीड में क्या था, लिमिटेशन थी कि इतनी स्पीड से ज्यादा आप नहीं रन कर सकते, अदरवाइज आपका कैविटेशन इफेक्ट जनरेट हो जाएगा। जबकि इसमें सेंट्रीफ्यूगल पंप में ये कैसे होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप can run at high speed compared to रेसिप्रोकेटिंग पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप की तुलना में ये कैसे होते हैं, बहुत हाई स्पीड में रन कर सकते हैं विदाउट चांसेस ऑफ कैविटेशन एंड सेपरेशन। इनमें कैविटेशन और सेपरेशन का चांस भी बहुत कम होता है हाई स्पीड पर भी। जबकि इसमें क्या था, यदि आपकी स्पीड अपने आप ने बहुत हाई की तो कैविटेशन इफेक्ट तुरंत जनरेट हो जाता था, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा प्रेशर था वो क्या हो रहा था, एक्सेलरेशन इफेक्ट की वजह से बहुत ज्यादा तेजी से गिरने लगता था। ये कहां पे, सक्शन पे ही तो बात कर रहे हैं। तो सक्शन पे यदि इतना ज्यादा वैक्यूम क्रिएट कर देगा एक तरीके से, यदि इतना ज्यादा हमारा प्रेशर गिर जाएगा, ठीक है, ये मेरा यहाँ पे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, ये एब्सोल्यूट था, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एक्सीलरेशन इफेक्ट क्या कर रहा था, बहुत तेजी से उसको सक्शन पे गिरा रहा था। और जब ये इफेक्ट इतना ज्यादा प्रेशर गिरा रहा था तो उसमें एक तरीके की लिमिटेशन थी कि आप इतनी स्पीड से ज्यादा रन नहीं कर सकते। ये तो हो गई दो बातें, एक तो मास फ्लो रेट, दूसरी स्पीड। ठीक, अब इसके बाद तीसरी यदि बात करते हैं तो इसमें एक चीज ये है कि रेसिप्रोकेटिंग जो पंप होते हैं, रेसिप्रोकेटिंग पंप कैन डिलीवर ओनली डिवरेज फ्री लिक्विड, डिवरेज फ्री फ्लूइड। डिवरेज मतलब क्या, इम्प्यूरिटी। रेसिप्रोकेटिंग पंप केवल क्या कर सकते हैं, डिवरेज फ्री फ्लूइड को ही फ्लो करा सकते थे। क्यों, ड्यू टू फ्रीक्वेंट वॉल्व चोकिंग। क्योंकि इसमें आपके क्या है, सिलेंडर को इनलेट करने वाले, सिलेंडर पे जाने वाले और इस पे आउटलेट होने वाले यहाँ पे वॉल्व लगे होते हैं। ठीक है, तो ये वॉल्व यदि आपके डिवरेज या इम्प्योरिटीज होंगी आपके फ्लूइड में तो क्या करेंगे, वॉल्व को चोक कर देते हैं। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप की एक लिमिटेशन ये भी थी कि वो केवल कैसे, प्योर वाटर या प्योर लिक्विड को ही सप्लाई कर सकते थे। ठीक, क्यों, क्योंकि यदि किसी भी तरीके की इम्प्योरिटी रहेगी तो क्या कर रहे थे, वॉल्व चोक कर रहे थे। जबकि बात की जाए यदि बात करते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप की, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में आप व्हाइल सेंट्रीफ्यूगल पंप
सेंट्रीफ्यूगल पंप कैन deliver dense liquids also, dense fluids also, such as sewage water, paper pulp, ठीक, केमिकल्स etc। तो ये बिल्कुल डेंस लिक्विड को भी उठा करके बाहर फेंक सकते हैं हमारे सेंट्रीफ्यूगल पंप। जबकि रेसिप्रोकेटिंग पंप के साथ क्या था, किसी भी तरीके की इंप्योरिटीज नहीं जाएगी, सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते थे, फ्लूइड को ही ये क्या कर रहे थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा सकते थे। मेन एडवांटेज जो था कि यहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या कर रहे थे, रेसिप्रोकेटिंग पंप की जो सबसे बड़ी खासियत थी कि रेसिप्रोकेटिंग पंप कैन create more pressure head than centrifugal pump। तो यहां पे ओवरऑल यदि देखा जाए तो रेसिप्रोकेटिंग पंप और सेंट्रीफ्यूगल पंप, तो ये क्या है, हंड्रेड्स में या 250 या 300 मीटर इस तरीके से हेड जनरेट करते हैं, जबकि सेंट्रीफ्यूगल पंप 30 से 40 मीटर का ही हेड जनरेट करने के लिए होते हैं, ठीक, मैक्सिमम, ठीक। तो ये हंड्रेड्स में भी क्या कर सकता है, रेसिप्रोकेटिंग पंप प्रेशर हेड जनरेट कर सकता है। इसमें क्या है, सिर्फ 40। और ये मास फ्लो रेट में यदि बात की जाए एक अप्रॉक्सीमेट डाटा के साथ, तो ये मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ 100 मीटर क्यूब, लेकिन ये क्या कर सकता है, ये 1000 मीटर क्यूब भी पर सेकेंड क्रिएट कर सकता है। तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि इतना ज्यादा प्रेशर हेड जनरेट कर सकता है रेसिप्रोकेटिंग पंप, 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड की स्पीड जो हमारा वॉल्यूम फ्लो रेट है। तो निश्चित तौर पे इसको ऐसी जगह एम्प्लॉय किया जाएगा जहां पे हमें ज्यादा प्रेशर हेड की जरूरत होगी कंपेयर टू हमें वॉल्यूम फ्लो रेट। इसीलिए जो क्या होता है, रेसिप्रोकेटिंग पंप कहां पे एम्प्लॉय किए जाते हैं, डीप ऑयल वेल्स में, डीप ऑयल वेल्स, जहां पे आपको कई 100 मीटर्स का क्या चाहिए होता था, आपको प्रेशर हेड चाहिए, ठीक है, भले वॉल्यूम फ्लो रेट कम हो, ऐसी जगह आप क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकेटिंग पंप का यूज कर सकते हैं, ठीक। वहीं यदि बात करें सेंट्रीफ्यूगल पंप की, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या होने वाला है, सेंट्रीफ्यूगल पंप इनका हेड बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मास फ्लो रेट बहुत अच्छा है, ठीक। तो ये आपके डोमेस्टिक यूजर्स के लिए होते हैं। कैसे होते हैं, डोमेस्टिक यूजर्स के लिए सफिशिएंट प्रेशर हेड जनरेट करते हैं। हमें डोमेस्टिक में अधिकतर वाटर की सप्लाई इधर से उधर करनी होती है, या क्लीनेस के लिए यूज कर सकते हैं, सीवेज वाटर इत्यादि के लिए, तो वहां पे मास फ्लो रेट हमें ज्यादा चाहिए। भले ये प्रेशर हेड हमें इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, 30-40 मीटर 50 मीटर की ही हाइट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, क्लियर, ठीक है। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप की जो एकमात्र एडवांटेज है कि वो हाई प्रेशर हेड जनरेट कर सकते हैं कंपेयर टू सेंट्रीफ्यूगल पंप, क्लियर। अब इसके बाद बात करें तो एक और चीज मेंटेनेंस पे भी बात कर लेते हैं। मेंटेनेंस जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज लो कंपेयर टू रेसिप्रोकेटिंग पंप, क्यों, आपने घर पे यदि आपके पास टुल्लू होता है या जो वाटर पंप होता है आपका, यदि वो खराब होता है तो आप जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा आपको मैक्सिमम क्या करना, सबसे ज्यादा बड़ा खर्चा आपकी वाइंडिंग का होता है जो 300 to 400 रुपीज में क्लियर हो जाता है, क्लियर। लेकिन वहीं रेसिप्रोकेटिंग पंप में बात की जाए तो रेसिप्रोकेटिंग पंप में ढेर सारी डिवाइसेस होती हैं, आपका पिस्टन होता है, आपकी क्रैंक होती है, ठीक, वहीं पे ये वॉल्व होते हैं, जो वॉल्व होते हैं, ठीक, इनलेट और आउटलेट वॉल्व होते हैं। तो कभी आपने यदि देखा हो, यदि आप अपनी गाड़ी, आईसी इंजन का मतलब क्या, ये रेसिप्रोकेटिंग पंप में मैकेनिज्म किसकी यूज हुई है, आईसी इंजन की। तो यदि कभी आपकी गाड़ी में एक बार पिस्टन में यदि खराबी आ जाए, मान लीजिए
पिस्टन में किसी भी तरीके की खराबी आ जाती है तो आपको कहता है बोर करा लीजिए और आपका खर्चा सीधे 5,000 के आसपास पहुंच जाता है। तो जो मेंटेनेंस कॉस्ट है रेसिप्रोकेटिंग पंप की वो बहुत ज्यादा हाई होती है कंपेयर टू सेंट्रीफ्यूगल पंप। क्लियर? तो बेसिक यदि आपको एडवांटेज क्लियर हो तो अब क्लियर है, इसीलिए डोमेस्टिक यूजेज के लिए होते हैं, ठीक है। जबकि रेसिप्रोकेटिंग पंप कहां पे देखने को मिलेंगे आपको? इंडस्ट्री में, जहां पे आपको हाई प्रेशर हेड की जरूरत होगी। कहां पे? हाई प्रेशर हेड की जरूरत होने वाली है। तो क्लियर हो गया क्यों जरूरत पड़ी सेंट्रीफ्यूगल पंप की? क्योंकि हमें डोमेस्टिक पर्पज के लिए पंप चाहिए थे। किसके लिए? डोमेस्टिक पर्पज के लिए पंप चाहिए थे, और डोमेस्टिक पर्पज में इतने हाई प्रेशर हेड की जरूरत नहीं होती। हमें वहां पे जरूरत थी कि मोर टू मोर वाटर फ्लो रेट मिले, ठीक। उसके लिए हमें जरूरत पड़ी सेंट्रीफ्यूगल पंप की। दूसरी चीज हमें देखने मिली कि भाई जब रेसिप्रोकेटिंग पंप यूज कर रहे थे तो स्पीड भी नहीं इंक्रीज कर सकते थे, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल पंप के साथ आप स्पीड भी आप इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक। मेंटेनेंस कॉस्ट में भी इफेक्टिव दिखे कि ज्यादा ज्यादा आपकी वाइंडिंग ही फेल होती है आपके, मान लीजिए टुल्लू की, ठीक, और तो आपको इजीली रिपेयरेबल है, ठीक है। क्लियर? तो ये सारी चीजें क्या यदि डोमेस्टिक पर्पज में आए तो हमें जरूरत पड़ गई सेंट्रीफ्यूगल पंप की। क्लियर? यहां से पता चल गया कि हमें अब सेंट्रीफ्यूगल पंप की क्या क्या जरूरतें हमें हैं, ठीक। तो अब बात करते हैं कि किस तरीके से काम करता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है। तो जहां तक रेसिप्रोकेटिंग पंप की बात थी, तो रेसिप्रोकेटिंग पंप किस तरीके से काम कर रहा था? वहां पे टू एंड फ्रो मोशन चल रहा था। कैसा मोशन चल रहा था? टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन चल रहा था। क्लियर? लेकिन जहां बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप की, तो ये कैसे होंगे? रोटोडायनामिक पंप होते हैं। कैसे होते हैं? रोटोडायनामिक पंप, रोटोडायनामिक पंप कैसे होते हैं? रोटोडायनामिक पंप होते हैं, जिनमें क्या होता है कि सबसे पहले आपका होता है कोई शाफ्ट, ठीक। शाफ्ट के ऊपर आपकी क्या लगी होती हैं? आप माउंट कर देते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप का बेल, ठीक है। फिर आपके पास होती है एक केसिंग, ठीक। तो इसमें वाटर भरा होता है, पूरी तरीके से वाटर को आप पहले फिल कर देते हैं। तो अब जैसे ही आप पंप को ऑन करते हैं तो सबसे पहले कौन रोटेट करना शुरू करता है? ये आपकी शाफ्ट रोटेट करना शुरू करती है। क्या करना शुरू करती है? शाफ्ट रोटेट करना शुरू करती है। यानी आपने क्या दिया? रोटेशनल वर्क एनर्जी दे दी, रोटेशनल वर्क एनर्जी दी, ठीक। रोटेशनल वर्क एनर्जी दे दी। तो ये रोटेशनल वर्क एनर्जी कहां ट्रांसफर हो जाती है? आपके इंपेलर में। कहां पे? इंपेलर में। तो ये कन्वर्ट होती है रोटेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी ऑफ वेन्स में। क्लियर? अब ये रोटेशनल एनर्जी ऑफ वेन्स में कन्वर्ट होती है, तो जैसे ही ये वेन्स रोटेट करना शुरू करती हैं तो इनके पास का लिक्विड भी क्या होने शुरू कर देता है? रोटेट करता है, यानी रोटेशनल फ्लूइड, रोटेशनल एनर्जी टू फ्लूइड। अब क्या होता है कि आपका जैसे ही ये वर्क एनर्जी आपने शाफ्ट को दी, वो शाफ्ट ने वेन्स को दे दी, वेन्स ने रोटेट करना शुरू किया, तो वेन्स ने वो जो एनर्जी वेन्स के पास थी वो किसके पास चली गई? वही रोटेशनल एनर्जी फ्लूइड के पास चली गई। अब जैसे ही फ्लूइड रोटेट करना शुरू करेगा, तो आपको पता है जैसे ही फ्लूइड रोटेट करना शुरू करेगा तो क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल एक्शन जनरेट हो जाता है। क्या जनरेट हो जाता है? सेंट्रीफ्यूगल एक्शन जनरेट हो जाता है। तो क्या हो जाता है? देन सेंट्रीफ्यूगल एक्शन जनरेटेड, सेंट्रीफ्यूगल डिस्प्लेसमेंट, सेंट्रीफ्यूगल डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड जनरेटेड। मतलब क्या कि जैसे ही ये घूमना शुरू करता है, फ्लूइड में रोटेशन आता है, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या करता है? इसको रेडियल डायरेक्शन में क्या कर देगा? इसको बाहर की ओर फेंक देता है। पूरे फ्लूइड को क्या करता है? रेडियल डायरेक्शन में बाहर की ओर क्या करता है? फेंक देता है। जिससे क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स, ये क्या
जो डिस्प्लेसमेंट हुआ आपका, ये किसकी वजह से आया? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से आया ना, कि सेंट्रल एक्सिस से आपने बाहर की ओर फेंक दिया। ठीक, तो सेंट्रीफ्यूगल डिस्प्लेसमेंट अगर करता है, जिससे क्या हो जाती है? प्रेशर एनर्जी जनरेट होती है। क्या होती है? प्रेशर एनर्जी जनरेट हो जाती है। तो यहां पे जैसे ही लिक्विड को पुश किया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने, तो क्या हुआ? प्रेशर एनर्जी जनरेट हुई। ठीक, इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से ये प्रेशर एनर्जी अब कन्वर्ट हो जाती है किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। क्यों? अब क्योंकि जैसे ही हमारा ये फ्लूइड होता है, ये इंटर करता है यहां से, और जब बाहर निकलना होता है तो क्या होगा? आपके एग्जिट से बाहर निकलना शुरू करेगा। तो जब ये एग्जिट से बाहर निकलना शुरू करेगा तो निश्चित तौर पे इसमें फ्लो आएगा तो निश्चित तौर पे वेलोसिटी जनरेट होगी, यानी जब ये प्रेशर एनर्जी हो किसमें कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। और ये कहीं पे जाकर के आप कहीं पे डिस्चार्ज ले रहे होंगे, किसी हेड पे जाकर के आप डिस्चार्ज ले रहे होंगे, तो अल्टीमेटली ये काइनेटिक एनर्जी आपकी फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी में। किसमें? पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक, तो टोटल यदि वर्क फ्लो की देखें तो आपकी वर्क एनर्जी अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाती है? किसी हाई हेड पे आप लिक्विड इकट्ठा क्या करते हैं? एक्यूमुलेट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर? तो इस तरीके से क्या होता है? हमारे सेंट्रीफ्यूगल पंप काम करते हैं। क्लियर? अब सेंट्रीफ्यूगल एक्शन की वजह से ही प्रेशर का जनरेशन हुआ, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? सेंट्रीफ्यूगल पंप कहा जाता है। क्लियर? ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें और कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल से बात करते हैं। ये तो हो गया बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल, किस तरीके से आपका एनर्जी कन्वर्जन होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में। ठीक, अब देखते हैं कि कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट होते हैं और वो उनका क्या काम होता है, उसके बारे में बात करते हैं। क्लियर? तो अब बात करते हैं कंपोनेंट सेंट्रीफ्यूगल पंप के। कौन कौन से कंपोनेंट है, तो हैं, किस तरीके से काम करते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगल पंप यदि बात की जाए तो सेंट्रीफ्यूगल पंप कैसे होते हैं? क्लोजली रिसेंबल एज रिवर्स क्या? रिएक्शन टर्बाइंस। कैसे होते हैं? रिवर्स रिएक्शन टर्बाइंस होते हैं। कैसे होते हैं? रिवर्स रिएक्शन टर्बाइंस की तरह काम करते हैं। ठीक, यानी टर्बाइन में हमारे बेसिक कंपोनेंट क्या क्या थे? आपके पास केसिंग थी। ठीक, यहां पे भी केसिंग होगी। वहां पे आपके पास रनर था, यहां पे आपके पास इंपेलर आने वाला है। ठीक, केसिंग दोनों में, यहां पे जो रोटेटिंग पार्ट था उसे आप रनर कहते थे, यहां पे जो रोटेटिंग पार्ट होगा उसे आप इंपेलर कह देंगे। क्लियर? कुछ केसेस में यहां पे और कौन सी थी? गाइड वेंस थी। ठीक, यहां पे भी कुछ केसेस में गाइड वेंस का यूज किया जाएगा, कुछ में गाइड वेंस मिलेंगी, और कुछ केस ऐसे होंगे जहां वर्टेक्स चेंबर से काम चला लिया जाएगा। ठीक, और क्या था? आपके स्टेवेंस थी वाटर को डायरेक्ट करने के लिए, यहां उसकी जरूरत नहीं है। ठीक, और क्या चाहिए? ठीक, इतने बेसिक कंपोनेंट्स आपके होते हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला जो बेसिक कंपोनेंट है आपके पास, कि आपका क्या होना चाहिए? एक रोटेटिंग पार्ट होना चाहिए, इंपेलर। तो यानी सबसे पहले आपके पास होती है एक शाफ्ट। ठीक, शाफ्ट में आप अटैच कर देते हैं एक रोटेटिंग पार्ट। ठीक, रोटेटिंग पार्ट यानी जिसे आप कहते हैं इंपेलर। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में अब इसे क्या नाम दिया जाएगा? ये है मेरा इंपेलर, वो रोटेटिंग पार्ट जो क्या करने वाला है? वर्क एनर्जी को लेकर के क्या करेगा? रोटेट करने का काम करेगा, इंपेलर। और जो ये शाफ्ट है इसे आप कहते हैं आई ऑफ इंपेलर। इसको इस तरीके से देखिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये है आपके पास। ठीक है, तो ये आपका इंपेलर हो गया। ये पूरा क्या है आपके पास? इसको ऐसे देखिए, ये है आपका पूरा इंपेलर। क्या है? इंपेलर है। ठीक है, ये है आपका इंपेलर। ठीक है, ये और ये जो आपके बाहर जो ये शाफ्ट है जिसपे ये इंपेलर आपका, ये रोटेटिंग पार्ट आपका माउंट किया गया है, ये आपकी आई है।
ये आई ऑफ इम्पेलर है और ये है आपका इम्पेलर। क्या है? ये इम्पेलर है, ठीक है। ये रोटेटिंग पार्ट जो रोटेट करेगा, जो बेल्स लिए हुए हैं, ये आपका इम्पेलर है। और ये हिस्सा, ये जो शाफ्ट है बीच में आपको इम्पेलर के दिखाई दे रहे हैं, ये है आपकी आई ऑफ इम्पेलर। क्लियर? ठीक है, क्लियर। तो अब आगे देखते हैं क्या है आपके पास। ये एक इम्पेलर है। अब देखिए कि ये इम्पेलर कई तरीके के इसमें यूज किए जाते हैं। ये इम्पेलर कई तरीके के होते हैं। क्लोज्ड इम्पेलर, ठीक, और क्या होते हैं? ओपन इम्पेलर, ठीक। क्लोज्ड इम्पेलर, ओपन इम्पेलर और सेमी ओपन इम्पेलर। सेमी ओपन इम्पेलर, तीन तरीके के इम्पेलर आपके सामने आते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में एक बार समझा देता हूं कि जो क्लोज्ड इम्पेलर होते हैं वो बिल्कुल कुछ इस तरीके से होते हैं कि मान लीजिए ये आपका इम्पेलर है, ठीक है। तो ये जो इसमें एक जो नीचे की प्लेट होगी जिसे आप लोअर प्लेट कहेंगे, और एक ऊपर की प्लेट होती है जिसे आप अपर प्लेट कहते हैं, ठीक। यानी कुछ ऐसा, यदि किसी इम्पेलर में एक नीचे वाली प्लेट है, एक ऊपर वाली प्लेट है, यानी एक ये प्लेट है जो नीचे वाली है, जो आपको रेड कलर की दिखाई दे रही है, इसे आप लोअर प्लेट या बेस प्लेट कहते हैं। लोअर प्लेट या बेस प्लेट कहते हैं, बेस प्लेट कहते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर वाले हिस्से में एक होती है, ये जो होती है इसे आप क्राउन प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ये आपकी क्राउन प्लेट कहलाती है, जो ऊपर की है, ये आपकी क्राउन प्लेट है। और बीच में आपको ये इम्पेलर दिखाई दे रहा है जिसमें वेन्स हैं, ठीक है। ये बीच में आपको क्या दिखाई दे रहा है? इम्पेलर दिखाई दे रहा है, ठीक। तो यदि इम्पेलर को आपने क्या कर रखा है, दोनों तरफ से आपने क्या कर रखा है, प्लेट्स के बीच में आपने वेन्स को दबा रखा है, यानी इन नीचे एक प्लेट है, ऊपर एक प्लेट है, और पूरा इसको असेंबल कर रखा है आपने इम्पेलर को, ठीक है। तो यदि इसको पूरी तरीके से कंप्लीटली असेंबल कर रखा है, और जब ये पूरा सेक्शन घूमता जब है, तो ये पूरी डिवाइस घूमती है ऐसे, ठीक। इम्पेलर के साथ ये दोनों प्लेट्स भी क्या करती है? रोटेट करती है। तो ऐसा कि जिसमें लोअर प्लेट और क्राउन प्लेट दोनों आपने इम्पेलर प्लेन्स के ऊपर माउंट कर रखी हैं, तो ऐसा इम्पेलर आपका क्लोज्ड इम्पेलर कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लोज्ड इम्पेलर कहलाता है। क्लियर? अब जो एक क्लोज्ड इम्पेलर है, इसकी खासियत क्या है? जो ये क्लोज्ड इम्पेलर है, तो यदि आपने ऊपर नीचे दोनों तरफ इसको क्या लगा रखा है, आपने इसको पूरी तरीके से ढक रखा है, तो इसके बीच में जो ये रोटेशन के, जो इम्पेलर की बेन से रोटेशन होगा, जो इम्पेलर की बेन से फ्लूइड का रोटेशन होने वाला है, तो उसको क्या मिलता है? बेल डायरेक्ट पाथ। बेल डायरेक्ट पाथ। यदि आपने ऊपर नीचे से क्या कर रखा है, यदि आपने इसको बेन से ढक दिया, प्लेट से ढक रखा है, तो ये क्या करता है, क्लोज्ड इम्पेलर में जो फ्लूइड होता है उसको क्या मिलेगा? प्रोवाइड्स बेल डायरेक्ट पाथ टू फ्लो करने के लिए ये क्या करेगा? बेल डायरेक्ट पाथ मिलेगा, जिससे क्या हो जाएगा? इफिशियंसी इंक्रीज कर जाती है। क्या करती है? इफिशियंसी इंक्रीज कर जाती है। क्या हो जाता है? इफिशियंसी इंप्रूव करती है, ठीक। लेकिन कमी क्या आ जाती है कि कमी ये आ जाएगी, यदि मान लीजिए आपने इम्पेलर को ऊपर नीचे पूरी तरीके से क्लोज कर रखा है, तो सुटेबल ओनली फॉर डेब्रिस फ्री फ्लूइड, यानी केवल इंप्योरिटी के बिना वाला फ्लूइड ही आप इससे क्या कर सकते हैं? पास करा सकते हैं। यदि आपने क्लोज्ड इम्पेलर लगा रखा है तो इफिशियंसी आपकी अच्छी मिलेगी, ठीक है, लेकिन आप केवल कैसा? प्योर लिक्विड ही इससे पास करा सकते हैं, ठीक। तो लिमिटेशन आ गई कि भाई प्योर लिक्विड ही होगा। यदि किसी भी तरीके की डिब्रिस या इम्प्योरिटी होगी तो ये क्या कर देगी? इस इम्पेलर में जाके फंस जाएगी, इम्पेलर और प्लेट के बीच में, और क्या हो जाएगा? आपका फ्लो रुक जाएगा, ठीक। तो फिर सोचा गया कि सेमी ओपन के बारे में बात की जाए। तो सेमी ओपन में जब बात की गई तो वहां पे आपकी क्राउन प्लेट हटा दी जाती है। क्या कर दिया जाता है? क्राउन प्लेट आपने सेमी ओपन में क्राउन प्लेट नहीं लगाई जाएगी, क्राउन प्लेट नहीं होगी, सिर्फ कौन सी? बेस प्लेट होती है। कौन सी? बेस प्लेट होती है, ठीक है। यदि बेस प्लेट बस है, क्राउन प्लेट हटा दी,
तो अब ये पूरा ये सेक्शन कुछ ऐसा घूमेगा, ये बिल्कुल चिपका हुआ मानिए, ये बेंस कैसी हैं, ये पूरी तरीके से ये मानिए कि चिपक जाती है जाके, कैसी, इससे बिल्कुल ये इस तरीके से मानिए कि ये चिपकी हुई होती है इस तरीके से, ठीक है, प्लेट के साथ, क्लियर, प्लेट के साथ बिल्कुल चिपकी हुई होती है, ठीक है, पीछे से, क्लियर। तो अब सेमी ओपन इंपेलर में हमने क्या किया कि सेमी ओपन इंपेलर में हमने क्या कर दिया, यू हटा दिया हमने ऊपर से क्या, क्राउन प्लेट को। तो निश्चित तौर पे क्या होने वाला है, आपकी इफिशियंसी थोड़ी डिक्रीज कर जाएगी, लेकिन क्या हो जाएगा, अब ये सुटेबल हो जाएंगे, सुटेबल फॉर स्लाइटली इम्प्योर लिक्विड्स, स्लाइटली इम्प्योर लिक्विड्स, ठीक। वहीं यदि आपने कुछ भी यूज नहीं कर रखा है, यानी ना आपने यहां पे बेस प्लेट लगा रखी है, ना आपने इसमें क्राउन प्लेट लगा रखी है, सिर्फ आपके पास ये इंपेलर है, क्या है, यदि सिर्फ ये इंपेलर है यानी रोटेटिंग वेन्स हैं, तो ये क्या होते हैं, ये थोड़ी से स्ट्रक्चरली वीक हो जाते हैं। कैसे, ये वेन्स कैसे हैं, स्ट्रक्चरली वीक होते हैं, लेकिन क्या होता है, सुटेबल फॉर डेंस लिक्विड्स, डेंस फ्लूइड्स में कैसा, आप इससे सीवेज वाटर, पेपर पल्स, इस तरीके से किसी भी तरीके के इम्प्योर जो आपके फ्लूइड्स होते हैं उनको भी आप भेज सकते हैं। लेकिन बस ये क्या होता है, स्ट्रक्चरली इनकी जो वेन्स होती है थोड़ी कमजोर हो जाती है, क्योंकि इनके ऊपर नीचे क्या है, सपोर्ट नहीं होता किसी प्लेट का। लेकिन क्या होते हैं, ये किसी भी इम्प्योर लिक्विड को किसी क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, ठीक। और यदि आपने दोनों तरफ से बंद कर रखा है तो सिर्फ प्योर, और सेमी इंपेलर यानी बीच की कंडीशन तो स्लाइटली, क्लियर। इस तरीके से आपके 3 इंपेलर यूज होते हैं, क्लोज्ड, सेमी ओपन और ओपन, क्लियर। तो क्लियर हो गया। तो ये है आपकी आई ऑफ इंपेलर जो शाफ्ट है, ठीक, और उसमें जो ये बेंस लगी है जो रोटेट करने वाली हैं, ये आपकी कहलाएंगी क्या, आई ऑफ इंपेलर, वो सॉरी इंपेलर। अब इसके बाद बात करें, आपको जो ये बेंस दिख रही हैं, ये बेंस बहुत क्या है, स्ट्रेट दिख रही हैं, यानी इनकी जो बहुत कम लिक्विड के लिए ये जनरेट की गई है। रियल में ये वेन्स ऐसी होती है, ठीक, ऐसी एक दूसरे से कुछ ऐसा समझ लीजिए, ठीक है, कुछ ऐसी देखिए, ये वेन्स बिल्कुल ऐसी होती हैं, ठीक, ऐसे एक दूसरे के ऊपर ये इनका जो एंगल होता है वो बिल्कुल एक दूसरे से ओवरलैप करता है, यानी कुछ ऐसी ये वेन्स कुछ ऐसी होती हैं, ठीक है। इनके बीच में यानी ये पंप हैं तो इनकी वर्किंग सरफेस कौन सी होती है, इनकी वर्किंग सरफेस होती है ये वाली, ठीक है, कौन सी, ये वाली वर्किंग सरफेस आपकी काम करती है, यानी यहां पे लिक्विड टकराता है, पंप है तो लिक्विड कहां पे टकराता है, बैक साइड में, क्लियर। पंप है तो लिक्विड में कहां से, यहां से आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स गेन करता है, ठीक। और जबकि यदि यही टरबाइन की वेन्स होती है तो थोड़ी सी खुली हुई होती हैं, ऐसी होती हैं, और तब लिक्विड कहां पे टकरा रहा होता है, इनके इनर पार्ट्स में, क्लियर, अंतर समझ लीजिए। सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो लिक्विड का जो वर्किंग एरिया है वेन्स का, वो कौन सा होता है, इनका ये आउटर पार्ट होता है, ये वाला, ठीक है। वहीं यदि बात करें टरबाइन में, तो टरबाइन में लिक्विड यहां पे टकराता है और वो रोटेट कराने का काम करता है। टरबाइन में फ्लूइड आके यहां पे टकराता है और सेंट्रली अंदर की ओर फ्लो करता हुआ इसे रोटेट कराने का काम करता है, जबकि आप यहां पे इसे क्या करते हैं, रोटेशन प्रोवाइड करते हैं, और फ्लूइड कहां से एनर्जी गेन करता है, फ्लूइड एनर्जी गेन करता है इसके आउटर पार्ट से, ठीक है। इतना सा अंतर होता है, क्लियर, समझ में आ रहा है ना। सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो वर्किंग सरफेस होगी इनकी आउटर सरफेस होगी, यानी आप जैसे ही इसको रोटेट कराएंगे तो वाटर जो फ्लूइड एनर्जी गेन करेगा वो कहां से गेन करेगा, यहां से, इसकी आउटर सरफेस से गेन करने वाला है, ठीक। वहीं यदि टरबाइन होती तो टरबाइन में कहां पे एनर्जी गेन की जाती है, टरबाइन में एनर्जी यहां से गेन की जाती है, ठीक, इनर सरफेस से, यानी टरबाइन में लिक्विड यहां से एंटर करता है और रेडियली अंदर की ओर फ्लो करता है, जबकि सेंट्रीफ्यूगल पंप में आपका लिक्विड यहां सेंटर से पहले एनर्जी गेन करता है, फिर यहां से आपकी बेंस में टकराता है,
यानी आपकी बेल्स में टकराता है, सेंटर से ऐसे फ्लो करता है, आपकी बेल्स में टकराता है और क्या रेडियली बाहर की ओर जाने की कोशिश कर रहा होता है। क्लियर? इस तरीके से ये बेसिक डिफरेंस है आपके किसमें, सेंट्रीफ्यूगल पंप और रिएक्शन टरबाइन में। क्लियर? ठीक है, तो आपको इंपेलर क्लियर हो गए। ठीक, अब बात करते हैं केसिंग। तो आपके पास क्या आ गया, इंपेलर आपने देख लिया। इंपेलर क्या होता है, रोटेटिंग पार्ट होता है। क्या होता है, रोटेटिंग पार्ट। ठीक, रोटेटिंग पार्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप which impart rotating motion या rotary motion to fluid। ठीक है, इसके बाद जो चीज आती है वो आएगी आपकी केसिंग। ठीक, अब क्या है केसिंग। अब देखिए, जब टरबाइन का केस था तब भी आपने कैसी स्पाइरल केसिंग यूज की थी। टरबाइन के केस में स्पाइरल केसिंग आपने यूज की थी। वहां पे क्या था, क्रॉस सेक्शन एरिया घटता चला जा रहा था, यानी लिक्विड आपका यहां से एंटर कर रहा था। लिक्विड आपका यहां से एंटर कर रहा था, क्रॉस सेक्शन एरिया घटता हुआ जा रहा था। तब आपको ये लग रहा होगा कि वेलोसिटी इंक्रीज करती है, लेकिन मैंने बताया था कि केसिंग आपकी वेलोसिटी को यूनिफॉर्म करने का काम करती है। क्या करती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का काम करती है। ठीक, इसी तरीके से अब यहाँ पे यदि इंपेलर है, ये हमारा क्या पंप है, तो यहाँ पे लिक्विड यहाँ कहाँ पे, सेंटर पे भरा होगा, यहां से एंटर करेगा कहीं से, सेंटर से, और यहां भरा होगा और लिक्विड फ्लो करता हुआ इधर जाएगा। यानी अब आपको केसिंग कैसी मिलने वाली है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग एरिया केसिंग मिलेगी। ठीक, कॉन्स्टेंटली एरिया क्या करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। एरिया इंक्रीज करता जाएगा, आपको समझ में आएगा कि भाई कि काइनेटिक एनर्जी को ये किस में, प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करती है। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल एक्शन को कंपनसेट करने के लिए इसकी जो ओवरऑल वेलोसिटी है वो घटती नहीं है, बल्कि कैसी बनी रहती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बनी रहती है। ठीक, केसिंग का काम कभी भी ध्यान रखिए, चाहे टरबाइन का केस हो तो टरबाइन में स्पीड को बढ़ाना नहीं का होता, और ना ही यहाँ पे, तो कभी भी सेव के हिसाब से आप वेलोसिटी को नहीं कहिएगा। वेलोसिटी को बढ़ाने घटाने का काम केसिंग नहीं करेगी। केसिंग क्या करेगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को मेंटेन करने का काम करेगी। जो सेंट्रीफ्यूगल एक्शन की वजह से मिसमैच जनरेट हुआ है वेलोसिटी में, उसको कंपनसेट करने का काम करती है आपकी केसिंग। ठीक है, तो ये कैसी होती है, अब यहाँ पे आपकी इंपेलर, जब सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात की तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में भी केसिंग कैसी होगी, दो तरीके की यूज होती हैं। एक तो आपकी वॉल्यूट केसिंग, बिल्कुल सेम कैसी वॉल्यूट केसिंग यूज होती है। ठीक, जैसे कि आपने रिएक्शन टरबाइन में यूज की। लेकिन जब कभी आप अब यहां से मेन कंफ्यूजन शुरू होती है। यहां से क्या होता है, आपने केसिंग लगा दी, ठीक है, जैसे ही केसिंग लगाई आपको पता है कि जो वाटर है क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल हेड रेडियली बाहर जाने वाला है, सेंट्रीफ्यूगल हेड जनरेट होने वाला है। पर जरा सोचिए कि जब ये लिक्विड क्या होगा, तेजी से बाहर की ओर फेंका जाएगा, और यदि ये डायरेक्टली जाकर केसिंग से टकराए, इफ फ्लूइड गोज टू डायरेक्टली स्ट्राइक द केसिंग, देन क्या होगा, तब लॉस ऑफ एनर्जी अगर करता है। क्यों, क्योंकि देन शॉक और eddies are formed and energy loss occur। इतनी वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी से आपने लिक्विड को बाहर की ओर फेंका, तो जब कहीं पे भी आप लिक्विड को यदि फेंक के मारते हैं तो क्या होता है, वो स्प्लैश कर जाता है। ठीक, वहां पे क्या हो जाता है, एक तरीके का शॉक प्रोड्यूस होगा, स्प्लैश कर जाएगा, एडीज फॉर्म हो जाएगी जैसे, क्यों, ठीक, तो क्या होगा, एनर्जी का लॉस हो जाता है। तो अब हम लोगों को जरूरत पड़ी कि भाई यदि ये कुछ ऐसा कर दिया जाए कि ये लिक्विड इस पूरी स्पीड के साथ इससे न टकराए। ये लिक्विड इस जो स्पीड आप इंपेलर की रोटेटिंग स्पीड है B बराबर आर ओमेगा से जितनी स्पीड से इसको बाहर फेंकेगा, ये पूरी स्पीड से यदि केसिंग से टकराए तो निश्चित तौर पे स्प्लैशिंग होगी, एडीज फॉर्म होंगी, और क्या होगा, आपका एनर्जी का लॉस अकर करेगा।
तो अब कोशिश की जाने लगी कि भाई ऐसा कुछ किया जाए कि भाई ये हमारी एनर्जी जो लॉस हो रही है जो डायरेक्टली टकराने की वजह से, तो इसको कैसे यूटिलाइज किया जाए। ठीक, तो उसके लिए आपकी केसिंग तो वैसे ही रही, लेकिन इसके बीच में आपको क्या कर दिया गया, एक वर्टेक्स चेंबर लगाया गया। क्या लगा दिया गया, एक वर्टेक्स चेंबर। क्या दिया गया बीच में, दो तरीके की चीजें यूज की गई। एक बीच में वर्टेक्स चेंबर लगा दिया गया, दूसरे में आपकी गाइड वेंस लगा दी गई। ठीक, तो यदि गाइड वेंस वाली बात की जाए तो पहले गाइड वेंस की बात कर लेते हैं। ठीक, तो यदि पहला केस देख लेते हैं गाइड वेंस वाला, तो गाइड वेंस यदि लगा दी गई, ठीक, तो मान लीजिए यहां पे मैं इंपेलर के जस्ट बाद आप क्या लगा देने वाला हूं, गाइड वेंस। यानी अब यहां पे इसके बाहर क्या लगा दी गई, गाइड वेंस लगा दी गई। और गाइड वेंस कैसी लगाई गई, इस तरीके की लगाई गई गाइड वेंस कि आपका जो एरिया है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करे। क्या करने वाला है, ये जो गाइड वेंस लगा दी गई, क्या कर दी गई, केसिंग जो हमारा इंपेलर है, इंपेलर के जस्ट बाहर आपने गाइड वेंस लगा दी। और ये गाइड वेंस क्या कर रही हैं, ये कर रही हैं कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीजेस फ्लो एरिया। अब यहां पे जो ये यहां से लिक्विड इंपार्ट हो रहा है हमारे इंपेलर से, अब ये जाके टकराता है किससे, हमारी गाइड वेंस से। और गाइड वेंस क्या करती हैं, धीरे धीरे इनके एरिया को लगातार इंक्रीज करती जाती हैं। यानी ये बिल्कुल कैसा काम कर रही हैं, डिफ्यूजर जैसा काम कर रही हैं। ठीक, कुछ ऐसा कि यहां पर फ्लूइड इंटर करता है कम क्रॉस सेक्शनल एरिया से और बाहर होता है उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया आप बढ़ाते जा रहे हैं। तो ऐसे केस में आपको पता है कि यहां पे क्या A1 B1 से भी देखा जाए, A1 B1 और A2 B2 ये कांस्टेंट रहता है। यहां से आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां पे एरिया कैसा है, छोटा है तो वेलोसिटी बड़ी होगी। तो कांस्टेंट एरिया को मेंटेन करने के लिए यदि एरिया बड़ा है तो निश्चित तौर पे V2 क्या हो गई होगी, कम हो गई होगी। यानी यदि आपने गाइड वेंस लगा दी हैं जो कॉन्टिन्यूअसली फ्लो एरिया को इंक्रीज कर रही हैं, तो आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस कर जाती है। ठीक, तो ये वेलोसिटी क्या होती है, धीरे धीरे रिड्यूस करती है। और जब कभी आपको पता है कि वेलोसिटी रिड्यूस कर रही है, यानी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही होगी, उस दौरान प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। ठीक, तो ये गाइड वेंस यहां पे क्या करती हैं, वर्क एज डिफ्यूजर का काम कर रही हैं। किसका, ये है डिफ्यूजर। ठीक, यहां पे ये डिफ्यूजर का काम कर रही है। क्या कर रही हैं, हमारी काइनेटिक एनर्जी को क्या कर रही है, प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कर रही है। यानी हमारी जो वेलोसिटी है जो आपने इंपेलर से दी है वो क्या हो रही है, वो धीरे धीरे रिड्यूस करने का काम करती है। ठीक है, तो ये गाइड वेंस कैसी, डिफ्यूजर का काम कर रही है। इसीलिए जो ये गाइड वेंस वाला पंप होता है इसे डिफ्यूजर पंप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिफ्यूजर पंप भी कहा जाता है। और इसी को आप लोग एक और नाम से जानते हैं, इसे टरबाइन पंप भी कहते हैं। कैसे, टरबाइन पंप भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि अब जरा देखिए, इसमें केसिंग भी है, ठीक, इसमें गाइड वेंस भी है, इसमें रनर वेंस की जैसी ही आपकी इंपेलर वेंस भी है। तो ये काफी कुछ टरबाइन जैसा हो गया ना। बस अंतर क्या है कि वहां पे लिक्विड यहां से इंटर करता था, इसे रोटेशन प्रोवाइड करता था, जबकि यहां पे आप रोटेशन प्रोवाइड करते हैं और लिक्विड को बाहर भेज रहे होते हैं। बस अंतर यही है। ठीक, तो गाइड वेंस वाला जो गाइड वेंस का काम क्या, कॉन्टिन्यूअसली फ्लो एरिया को इंक्रीज करना, जिसकी वजह से आपकी वेलोसिटी डिक्रीज करती है। और यदि वेलोसिटी डिक्रीज करती है तो उस समय निश्चित तौर पे काइनेटिक एनर्जी किसमें, प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। और इस तरीके का जो पंप होता है वो आपका डिफ्यूजर पंप या टरबाइन पंप कहलाता है। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे जो गाइड वेंस है किसका, डिफ्यूजर का काम कर रही है। ठीक, दूसरा जो पंप है उसमें हम लोग यूज करते हैं वोर्टेक्स चेंबर। क्या, दूसरा एक तरीका और है, वोर्टेक्स चेंबर यूज करते हैं। ठीक है, वोर्टेक्स चेंबर क्या है, वोर्टेक्स चेंबर भी इसी तरीके से क्या है, एक तरीके का आपका सर्कुलर पाथ ही प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये अपोजिट डायरेक्शन में कुछ इस तरीके का एक अपोजिट पाथ प्रोवाइड करता है। ठीक, यानी ये क्या करता है, वोर्टेक्स चेंबर प्रोवाइड
प्रोवाइड आ रोटरी पाथ of liquid which comes out from the impeller क्या होने वाला है कि इंपेलर से जो लिक्विड आ रहा है उसको अब ये क्या करता है, ये इंपेलर से लिक्विड भेजा गया होगा रेडियली बाहर होने के लिए, लेकिन ये क्या कर देता है, ये उसको एक रोटरी पाथ प्रोवाइड कर देता है। कैसा रोटरी, यानी लिक्विड को फिर से घूमने के लिए मजबूर करता है। क्या करता है, लिक्विड को फिर से घूमने के लिए मजबूर करता है। तो कभी आपने बेसिन में, ये मान लीजिए आपकी बेसिन है, ठीक है, बेसिन में आपका यहाँ पे सेंटर पे होल है, क्लियर, ये आपकी बेसिन है, यहाँ पे आपके पास सेंटर में होल है, ठीक है। तो कभी आपने लिक्विड भर के देखा है बेसिन में, ठीक, यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, वाटर भर दीजिएगा, ठीक है। तो वाटर यदि भर देंगे तो वाटर धीरे धीरे यहां से इधर से अंदर की ओर सक करेगा, तो आपको दिखाई देगा कि इस तरीके से एक फ्री वर्टेक्स मोशन जनरेट हो गया है। क्या हो गया है, लिक्विड इस तरीके से घूमना उस होल के चारों तरफ, जिस होल से वाटर को सक किया जा रहा है उसके चारों तरफ लिक्विड इस तरीके से रोटेट करना शुरू कर देता है, ठीक। और उस रोटेशन को आप गौर से देखेंगे तो क्या होगा, सेंटर के यदि पास देखेंगे, सेंटर के पास देखने वाले हैं तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, और यदि सेंटर से दूर देखेंगे, सेंटर से अवे देखने वाले हैं तो वेलोसिटी कैसी हो रही होगी, रिड्यूस हो रही होगी। यानी आप यदि ये मान लीजिए मेरा क्या है, बेसिन है, बेसिन में ये होल है, तो होल के चारों तरफ क्या होने वाला है, लिक्विड यदि घूम रहा है तो उस लिक्विड को आप गौर से देखिएगा, तो सेंटर के पास जो लिक्विड होगा वो तेजी से घूम रहा होगा, जो सेंटर से दूर होगा लिक्विड वो धीमा घूम रहा होगा। यानी जब आपने यहाँ पे वाटर भर रखा है तो ये क्या करता है, ये एक तरीके का जब रोटरी मोशन प्रोवाइड कर देता है तो ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, जनरेट फ्री वॉर्टेक्स मोशन। क्या कर रहा है, जनरेट फ्री वर्टेक्स मोशन, यानी ये लिक्विड को क्या कर रहा है, जिसको रेडियल मोशन मिल चुका था उसको फिर से इसने घूमने पे मजबूर कर दिया। तो क्या हुआ कि ये घूमना शुरू हो गया, यानी फ्री वर्टेक्स मोशन जनरेट हुआ। और फ्री वर्टेक्स मोशन में मैंने देखा कि ये रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितनी आप दूर जाते जाएंगे, जितनी रेडियस इंक्रीज करती जाएगी वेलोसिटी डिक्रीज करती जाएगी। यानी फिर वही सेम काम हो गया कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, यानी आपकी फिर से काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट होनी शुरू हो गई, प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू कर देती है। अब जब कभी प्रेशर एनर्जी ही तो हमें बढ़ानी है, यानी दोनों ही केस में एफिशिएंसी क्या हो जाती है, इंप्रूव कर जाती है। तो दो तरीके की केसिंग यूज की जाती है, एक होती है हमारी वॉर्टेक्स चेंबर के साथ, दूसरी होती है हमारी गाइड वेंस के साथ। तो गाइड वेंस वाले को डिफ्यूजर पंप या टरबाइन पंप कहते हैं, इसे वॉर्टेक्स चेंबर पंप कह सकते हैं। क्लियर, ठीक, इस तरीके से आप केसिंग भी क्लियर हो गई आपको। तो हम लोगों ने केसिंग भी देख ली कि कितने तरीके की केसिंग यूज होती है, कितने तरीके के इंपेलर यूज होते हैं, उनके यूजेस समझ लिए, ठीक। तो अब ये मेरे मान लीजिए सेंट्रीफ्यूगल पंप है, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप यदि होगा तो निश्चित तौर पे यहाँ पे उसको क्या, एक इनलेट भी होगा, ठीक, और एक आउटलेट होगा। तो अब आपकी होने वाली है क्या, सप्लाई पाइप भी होगी, सप्लाई पाइप होगी, ठीक। दूसरी तरफ आपकी डिलीवरी पाइप होगी, ठीक, डिलीवरी पाइप होगी, ठीक। ये तो बेसिक कंपोनेंट हैं। फिर डिलीवरी पाइप में एक आपको निश्चित तौर पे डिलीवरी वाल्व मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, डिलीवरी वाल्व मिल जाएगा, जिससे आप फ्लो को घटा बढ़ा सकते हैं। सप्लाई पाइप में आपको सबसे पहले मिलता है एक स्ट्रेनर। क्या मिलता है, एक यहां पे सबसे नीचे लगा होता है स्ट्रेनर, ठीक। स्ट्रेनर क्या करेगा, ठीक, इसका काम है रिमूव एनी डिवरेस, ठीक। स्ट्रेनर है, क्या करेगा, जो भी यहां से वाटर इनलेट करेगा उसको क्या करेगा, छानने का काम करेगा, यानी किसी भी तरीके की डिवरेस आने वाली या इम्प्योरिटी आने वाली उसे रोकने का काम करता है, ठीक। फिर स्ट्रेनर के बाद एक यहां पे लगा होता है नन रिटर्न वॉल्व। क्या होता है, नन रिटर्न वॉल्व, ठीक है। ये क्या करेगा, एक बार लिक्विड यदि अंदर चला गया तो फिर इसके बाद इसको वापस बैक डायरेक्शन में नहीं आने देगा, ठीक। तो आपके पास ये बेसिक एलिमेंट्स थे, ठीक। केसिंग आपने देख ली, टरबाइन आपने वो
इम्पेलर आपने देख लिया, केसिंग देख ली, ठीक, उनके वर्किंग। फिर सप्लाई पंप, सप्लाई पाइप की तरफ आपके पास एक स्टेनर होता है जो डिब्रेस क्या करेगा, वाटर को छानने का काम करेगा, किसी तरीके की इम्प्योरिटी को अंदर जाने से रोकेगा। नॉन रिटर्न वाल्व होगा जो वाटर को रोकने का काम करेगा, डिलीवरी पाइप होगी। ये आपके बेसिक कंपोनेंट्स हैं। कैसे हैं? बेसिक कंपोनेंट्स, ठीक है। तो आपने आज क्या देख लिए? बेसिक कंपोनेंट्स देख लिए। और सेंट्रीफ्यूगल पंप की यदि मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं, ठीक, तो क्लासिफिकेशन की बात भी अभी कर लेते हैं, ठीक, ताकि हम लोग नेक्स्ट उसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस पे ही बात करें, ठीक। वर्किंग देख लेंगे नेक्स्ट उसमें, और सीधे न्यूमेरिकल एनालिसिस में इफिशिएंसी के बारे में बात करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट जो चीज देखने वाले हैं, क्लासिफिकेशन। किस किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है, ठीक। तो सबसे पहले नंबर ऑफ, यदि बात की जाए तो स्टेज की, नंबर ऑफ स्टेजेस, ठीक। तो यदि एक वन शाफ्ट, वन इम्पेलर है, तो ऐसे जो पंप होते हैं वो सिंगल स्टेज पंप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सिंगल स्टेज पंप कहलाते हैं, ठीक। वहीं यदि एक ही शाफ्ट में, वन शाफ्ट में आपको मोर देन वन इम्पेलर माउंट कर दिए जाए, मोर देन वन इम्पेलर माउंट किए गए हैं, तो ऐसी जो कहलाएगी वो मल्टी स्टेज पंपिंग कहलाएगी, मल्टी स्टेज पंप कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? मल्टी स्टेज पंप। दूसरा, फ्लो डायरेक्शन के हिसाब से भी बात कर सकते हैं। फ्लो डायरेक्शन, तो फ्लो डायरेक्शन की यदि बात कर रहे हैं तो फ्लो डायरेक्शन के हिसाब से वही हमारे पास रेडियल हो सकता है, मिक्स्ड हो सकता है और एक्सियल हो सकता है, ठीक। तो रेडियल तो हम लोगों ने देख लिया कि वाटर क्या करता है? इनलेट एट इम्पेलर ऑफ द आई, इम्पेलर ऑफ आई, ठीक, आई ऑफ इम्पेलर, सॉरी, एट आई ऑफ इम्पेलर एंड फ्लो रेडियली। कैसा? रेडियली फ्लो करे, ठीक। तो रेडियल। मिक्स्ड में क्या होगा? वही कि कुछ कैसा होगा? रेडियल हो जाएगा, कुछ कैसा हो जाएगा? एक्सियल हो जाएगा, ठीक। एक्सियल फ्लो की बात कर रहे हैं तो एक्सियल फ्लो में आप अपने कूलर्स को देख लीजिए, कूलर्स, फैंस, ये सब बिल्कुल सीधे सीधे एक्सियल फ्लो, ठीक है। क्लियर, ठीक। जो कूलर और फैंस होते हैं इनमें क्या होता है? ये बिल्कुल आपके सेंट्रीफ्यूगल पंप ही है, लेकिन कैसे? एक्सियल सेंट्रीफ्यूगल पंप हैं, और इनमें जो प्रेशर हेड होता है, प्रेशर हेड जो जनरेट होता है वो बहुत ही लो होता है। कैसा होता है? बहुत ही लो, क्योंकि आपने सीधे सीधे एक्सियल फ्लो किया है, तो आपने किसी भी तरीके का सेंट्रीफ्यूगल जो एक्शन था वो बहुत कम आपने यूज किया। और यदि सेंट्रीफ्यूगल एक्शन ही यहाँ पे क्या है? आपके प्रेशर हेड को जनरेट कर रहा है, तो आपने यहाँ पे जब सेंट्रीफ्यूगल एक्शन को ही यूज नहीं किया, तो जो प्रेशर हेड जनरेट होता है कूलर या फैंस में वो बहुत कम होता है। क्लियर। इसके बाद यदि बात करें तो हेड के हिसाब से देख सकते हैं, तो हेड के हिसाब से आपको पता है लो, मीडियम और हाई, तीन कैटेगरी बनाते हैं। तो यदि लेस देन 15 है, लेस देन 15 मीटर तो लो, यदि 15 मीटर से यदि 40 मीटर के बीच में है तो मीडियम, और यदि एबव 40 है तो हम कह सकते हैं हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगल, हाई हेड सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक। इस तरीके से। और एक चीज सक्शन के हिसाब से, ठीक, कि सक्शन, तो यदि लिक्विड, यदि मान लीजिए ये हमारा इम्पेलर है, तो लिक्विड यदि यहां से एक तरफ से ही, किसी एक तरफ से, चाहे आगे से इम्पेलर की है, तो ये तो पता है कि हमारी आई ऑफ द इम्पेलर पे ही लिक्विड है, इंटर कहां पे करेगा? इस आई ऑफ द इम्पेलर पे ही लिक्विड इंटर करने वाला है, ठीक। तो या तो पीछे से आएगा या एक ही आगे से आएगा। तो इफ लिक्विड इंटर फ्रॉम वन साइड ओनली, तो ये क्या कहलाएगा? आपका सिंगल सक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? सिंगल सक्शन, ठीक। वहीं यदि दोनों साइड से, यानी फ्रंट से भी और बैक से भी, दोनों तरफ से आ जाए, इफ लिक्विड इंटर फ्रॉम बोथ साइड
तो क्या हो जाएगा, ये डबल सक्शन कहलाएगा। ठीक है, डबल सक्शन कहलाएगा। इस तरीके से आपके ढेर सारे आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप के क्लासिफिकेशन किए जा सकते हैं। क्लियर, किए गए हैं। क्लियर, अब आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक, तो आपने आज क्या क्या देख लिया, बेसिक वर्किंग देख लिया, एडवांटेज देख लिया। ठीक है, किस किस तरीके से काम करेंगे, केसिंग कितनी तरीके की, इम्पेलर कितने तरीके के हैं, और क्लासिफिकेशन कैसे किया गया इसके बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, कल हम लोग बेस जो वर्किंग है किस तरीके से वर्किंग होगी उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, और इसके बाद अपने न्यूमेरिकल एनालिसिस करेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप की। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।